दोस्तों पिछले कुछ महीनों में कितनी YouTube वीडियोस देखी होंगी आपने जिसमें आपने ये सुना होगा कि भाई यूएस स्टॉक्स में पैसा डालो, ग्लोबली डाइवर्सिफाई करो और अमेरिका में अभी कमाल की अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं। रील्स आई होंगी, पॉडकास्ट आए होंगे, फंड मैनेजर्स आए होंगे अपने फैंसी स्टूडियो में बैठ के व्हाइट बोर्ड पे चार्ट्स दिखाते हुए, और नंबर्स नंबर्स तो देखो बिल्कुल रियल थे, रिटर्न्स भी बिल्कुल रियल थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि तुम्हें दिखाया जो जा रहा है वो सिर्फ एक साइड की कहानी है, एक बहुत ही केयरफुली चोजन, बहुत ही कन्वीनियंटली एडिटेड एक साइड जो सिर्फ उन्हें फायदा देती है, तुम्हें नहीं। आज हम दूसरी साइड देखेंगे, हर एक डेटा पॉइंट, हर एक क्रैक, हर एक रिस्क। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें डराया जाए, बल्कि इसलिए कि तुम जब अपना पैसा लगाओ तो तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली। तो पहले वो बात करते हैं जो सभी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली वो नंबर्स काफी ज्यादा कंपेलिंग हैं। S&P 500 जो अमेरिका की टॉप 500 लार्ज कैप कंपनीज को ट्रैक करता है, उसने सिर्फ लास्ट 3 सालों में 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब इसके ऊपर करेंसी का एंगल लगाओ। 3 साल पहले $1 मिलता था 81 रुपीज का, आज 95 रुपीज का मिलता है। मतलब सिर्फ डॉलर होल्ड करने से 18% का रिटर्न मिलता है बिना किसी स्टॉक पे पैसा लगाए। दोनों को अगर मिला दो तो रफली 100% का रिटर्न होता है। 3 सालों में पैसा डबल हो जाता है। और फिर आए आपके मैग्निफिसेंट 7, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट और टेस्ला। सिर्फ इन 7 स्टॉक ने लास्ट 3 सालों में 250 से 300% का रिटर्न दिया है। ये मजाक नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं। और लास्ट 12 महीने की बात करो तो रुपया 85 से गिर के 95 तक आ गया अगेंस्ट डॉलर। मतलब सिर्फ करेंसी से 12 से 13% का रिटर्न आया। ऊपर से अगर अमेरिका के स्टॉक्स नॉमिनल 7 से 8% का भी रिटर्न दे तो वर्स्ट के सिनेरियो में 20% का रिटर्न आता है, जो कि निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न से काफी बेटर है। तो यार इन्फ्लुएंसर्स झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता रहे। आप समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन। ये दोस्तों पहली चीज है जो तुम्हारा फंड मैनेजर क्वाइटली स्किप कर जाता है। जब तुम S&P 500 में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें लगता है कि 500 कंपनीज में पैसा जा रहा है, साउंड्स डाइवर्सिफाइड, राइट? लेकिन ऐसा है नहीं। अभी सिर्फ 7 कंपनीज, वही मैग्निफिसेंट 7 जिसकी हमने बात करी थी, S&P 500 के पूरे इंडेक्स का 33.7% ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 2016 में ये 7 कंपनी से 12.5% पे थी, आज 34% के करीब है। और ये नंबर सुन के रुक जाना, क्योंकि डेफिनेटली शॉक लगेगा। मिड 2024 में ये 7 कंपनीज पूरे साल के S&P 500 के टोटल रिटर्न्स का 79% ड्राइव कर रही थी। 79% दोस्तों सिर्फ 7 स्टॉक से। 2023 में सिर्फ 27% स्टॉक थे जो S&P 500 इंडेक्स को एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे थे। 2024 में यह नंबर 28% पे था। मतलब जब लोग कहते हैं 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, वो एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि 7 कंपनीज पे बड़ी बेट लगाओ और बाकी 493 कंपनी से ये उम्मीद रखो कि वो कुछ बड़ा ब्लंडर ना कर दे। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ लेबल चिपकाया गया है। और ये 7 स्टॉक अभी 31 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी 493 कंपनी सिर्फ 20 टाइम्स पर हैं। मतलब तुम्हारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। स्टॉक प्राइसेस के नीचे जो असली इकोनॉमी है उसे देखना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका का जीडीपी 2% से ऊपर ग्रो कर रहा है। हेल्दी लगता है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाओ तो कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अमेरिकन कितना खर्चा कर रहे हैं, वो लास्ट 2-3 सालों से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से काफी तेज ग्रो कर रहा है। यानी लोग कमा कम रहे हैं लेकिन खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। और ये गैप कैसे फिल हो रहा है? सेविंग से। यूएस पर्सनल सेविंग रेट अभी 3.8% के आसपास है, जो हिस्टोरिकल एवरेज 6% पे होता था। यह गैप बताता है कि कंजम्पशन इनकम ग्रोथ की वजह से नहीं आ रही, बल्कि लोग अपनी सेविंग्स तोड़कर खर्चा कर रहे हैं। और अब असली फ्रेजिलिटी समझते हैं। अमेरिका की पूरी कंज्यूमर स्पेंडिंग का 50% सिर्फ टॉप 10% अमेरिकन ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग जो $2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ये शेयर 2020 में 43% पे था, 2023 में 46% पे आया और आज ऑलमोस्ट 50% पे है।
दोस्तों अमेरिका की जीडीपी का 70% कंजम्पशन से आता है और वो कंजम्पशन इंक्रीजिंगली एक ही ग्रुप पर डिपेंड करता है, जो है वेल्दी लोग। जो लोग तब खर्चा करते हैं जब उनका स्टॉक पोर्टफोलियो और रियल एस्टेट ऊपर जाता है। तो आप समझ रहे हो कि चल क्या रहा है। अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो वेल्दी लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिससे कंजम्पशन कोलैप्स होती है, जीडीपी गिरता है और वो रिसेशन जो अनलाइकली लगता था अचानक से इनएविटेबल लगने लगता है। और बाकी 90% लोगों का क्या? मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स की रियल स्पेंडिंग प्रैक्टिकली फ्लैट है। क्रेडिट कार्ड डिलिक्वेंसी रेट की अगर मैं बात करूं, यानी जब लोग मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर पाते, वो 2008 के बाद से अभी सबसे ऊपर चल रहा है। 2023 में 37% अमेरिकन एडल्ट्स ने कहा कि अनएक्सपेक्टेड $400 का अगर खर्चा आ भी जाए तो या तो उन्हें बोरो करना पड़ता है या फिर कुछ बेचना पड़ता है। 13% तो ये कहा कि उनसे ये भी उम्मीद मत रखना। ये दोस्तों है वो कंज्यूमर इकोनॉमी यूएस की, जहां पे तुम्हारा पैसा लगाने के लिए लोग बोल रहे हैं। इधर दोस्तों एक और लेयर है जो डायरेक्टली मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स को अफेक्ट करती है। दोस्तों 2024 में 5 सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने $224 बिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर्स में और चिप्स में। 2025 में यह नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, $413 बिलियन के आसपास चल रहा है। पहले ये सब अपने कैश रिजर्व से कर रहे थे, लेकिन स्पेंडिंग इतनी तेजी से बढ़ी कि अब उनको बोरोड मनी से ये सब करना पड़ रहा है। सिर्फ 2025 में 5 लार्जेस्ट टेक कंपनीज ने $121 बिलियन बोरो करे, जो कि 5 साल पहले के अमाउंट से 3 गुना ज्यादा था। Amazon इस साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो अपना प्रोजेक्टेड दिखा रहा है, मतलब वो अपने ऑपरेशन से ज्यादा खर्चा कर रहा है, अपनी कमाई से काफी ज्यादा ऊपर। और फेडरल रिजर्व की अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसे वो लोग लिखते हैं जो अमेरिका की मॉनेटरी सिस्टम को चलाते हैं। उन्होंने एआई सेंटीमेंट में शिफ्ट को पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए टॉप सिस्टमिक रिस्क में से एक माना है। वार्निंग दी है कि अगर एआई मोनेटाइजेशन में कॉन्फिडेंस टूटा तो एक ब्रॉडर सेल ऑफ हो सकता है, जो मेजर रिसेशन को ट्रिगर करेगा। ये वही स्टॉक्स है दोस्तों जिसमें तुम्हारा एसेट मैनेजर बोल रहा है भाई ये स्टॉक्स तो एक काफी सेफ बेट है। अब एक क्विक हिस्ट्री लेसन लेते हैं जो कि एक्सप्लेन करेगा कि जब चीजें गलत होती हैं तो कितनी तेजी से चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं। दोस्तों काफी साल पहले बैंक्स ने नोटिस किया कि किसी भी टाइम पर कभी भी कस्टमर सारे एक साथ नहीं आते थे अपना पैसा निकालने के लिए। तो उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना वो पैसा लेंड कर दिया जाए, सिर्फ एक फ्रैक्शन अपने पास रखो, बाकी यूज कर लो, इससे फायदा भी होगा। यही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है और ये लीगल भी है और पूरी मॉडर्न फाइनेंस इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसका एक डेडली फ्लॉ भी है। जिस सेकंड डिपॉजिटर्स को लगता है कि बैंक उनका पैसा वापस नहीं दे पाएगा, सब एक साथ रश करते हैं निकालने के लिए अपना पैसा, और वो डर खुद वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे लोग एक्चुअली डरते हैं। यही 2023 में हुआ विद सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि 48 घंटे में बिल्कुल खत्म हो चुका था। बैंक के बुक्स पर $15 बिलियन का लॉस था, जो कि रिस्की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से आया। वर्ल्ड बाहर गया और डिपॉजिटर्स ने एक दिन में $42 बिलियन बाहर निकाल लिए। अगली सुबह बैंक फेल हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक वो जगह थी जहां अमेरिका के रफली आधे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का पैसा था। roku और रिपल जैसी कंपनीज कुछ घंटों में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पाई। वीकेंड में यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, और अगर नहीं किया होता फिर क्या होता? फेडरल रिजर्व का एस्टीमेट ये कहता है कि 190 से ज्यादा बैंक्स कोलैप्स हो सकते थे एक बैंक की वजह से 48 घंटे में। दोस्तों यही है वो सिस्टम जिसके ऊपर वो स्टॉक्स हैं जो तुम्हारा फंड मैनेजर रेकमेंड कर रहा है। चलो अब सीधा बात करते हैं, अगर ये सिस्टम टूट गया तो एग्जैक्टली क्या होगा। 3 इसमें रियलिस्टिक सिनेरियोस बनते हैं। पहला सिनेरियो क्लासिक क्रैश का। एक शॉक आता है, एसेट प्राइसेस तेजी से गिरते हैं, फिर 6 से 12 महीने बाद रियल इकोनॉमी फॉलो करती है। यही 2008 में हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद 1 साल के बाद अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर आया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 20% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ने अपनी 40% वर्कफोर्स शेड कर दी। रियल कंजम्पशन $200 बिलियन रियल टर्म्स में गिर गई। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या मतलब है? 2022 में जब S&P 500 से 19% से गिरा तो मैग्निफिसेंट 7 41% से नीचे आया, यानी डबल स्पीड। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो इनमें हैवी है और क्रैश आया तो जो हेडलाइंस बोलेंगी उससे 2 गुना लॉस हो सकता है तुम्हें। दूसरा सिनेरियो जो है फिस्कल क्राइसिस ऑन टॉप ऑफ रिसेशन। दोस्तों हर बार अमेरिका ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, उसने एक ही काम किया, बोरो करो, स्टिमुलस दो, बैंक्स को रेस्क्यू करो। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि यूएस गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट्स लास्ट ईयर रफली $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके थे, पूरे यूएस डिफेंस बजट से ज्यादा। रेट्स हाई है, डेट इनॉर्मस है।
2008 में जो $3 ट्रिलियन इमरजेंसी स्टिमुलस था, आज के इंटरेस्ट रेट पर अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो वो 18 गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। मतलब रेस्क्यू का ऑप्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? अगर डॉलर कमजोर हो और यूएस बॉन्ड्स भी सेल ऑफ हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यूएस एसेट से पैसा बाहर निकालेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हिलेगी और इंडियन मार्केट भी इफेक्ट करेगी, चाहे डायरेक्टली ना हो। तीसरा सिनेरियो जो है जापान वाला, यानी स्लो डेथ। दोस्तों ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं होता। अर्ली 1990s में जापान का मैसिव एसेट बबल बर्स्ट हुआ। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, बैंक्स को प्रॉप अप किया, इंटरेस्ट रेट नियर जीरो रखा। जापान का अपना लेमन मूवमेंट कभी आया ही नहीं, लेकिन तब से डेकेड्स ऑफ ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ, जिसे लॉस्ट डेकेड्स बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि क्राइसिस के बाद काफी सारी कंपनी जो नेचुरली फेल होनी चाहिए थी, वो चीप क्रेडिट और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से जिंदा रही, जिन्हें ज़ॉम्बी फर्म्स कहते हैं। ना ये कंपनीज ग्रो करती है ना ही मरती हैं, बस रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। पूरी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो जाती है। अगर अमेरिका यही करे, इकोनॉमिस्ट का ये एस्टीमेट है कि जीडीपी 2050 तक 6% लोअर हो सकती है और इनकम पर पर्सन 8% से गिर सकता है। कोई एक ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं होगा, बस सालों तक क्वाइटली इरोडिंग रिटर्न्स होंगे और इन्फ्लेशन तुम्हारी परचेजिंग पावर खाता रहेगा। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए जो यूएस इंडेक्स फंड में बैठे होंगे, उनके लिए डेकेड लॉन्ग फ्लैट रिटर्न्स होंगे। कोई क्रैश नहीं दिखेगा रिएक्ट करने के लिए, बस फ्लो इनविजिबल लॉस होगा। ये प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों, ये अभी जो हो रहा है वही है। अमेरिकन ने 2025 में अपनी डिस्पोजेबल इनकम का सिर्फ 4.4% बचाया। 1960s और 70s में ये 11.7% के आसपास था। ग्रोसरी प्राइसेस 2020 से 25% ऊपर जा चुके हैं। 50 सबसे बड़ी यूएस सिटीज में रेंट एवरेज 40% से बढ़ चुका है आफ्टर पैंडेमिक। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लिविंग $10 ट्रिलियन के नए डेट से फिल हुआ है। हेज फंड लेवरेज रेशियोज, यानी कितना बोरोड मनी यूज हो रहा है, वो रिकॉर्ड हाई पर है। इन फंड के पास मिला के $5 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स हैं, यूएस जीडीपी का रफली 1/4 हिस्सा। जब ये अनवाइंड करते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। फेडरल रिजर्व का अपना सर्वे बताता है कि फॉरेन डाइवर्समेंट फ्रॉम यूएस एसेट्स और डॉलर डेप्रिसिएशन को मेजर रिस्क फैक्टर्स की तरह लिस्ट करा जा रहा है राइट नाउ। मूडीज चीफ इकोनॉमिस्ट ने पब्लिकली ये वार्निंग दी है कि एसेट मार्केट में सिग्निफिकेंट करेक्शन का रिस्क अनकंफर्टेबली हाई है और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब क्या किया जाए इस सब इंफॉर्मेशन के साथ? ये वीडियो तुम्हें यूएस में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ज्योग्राफी एक रियल और वैलिड स्ट्रैटेजी पॉइंट है। अमेरिका के पास जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, डीप मार्केट्स हैं और रियल स्ट्रेंथ है। लेकिन एसेट फंड मैनेजर्स तुम्हें ये नहीं बता रहे कि S&P 500 डाइवर्सिफाइड बेट्स नहीं है। ये 7 स्टॉक हैं जो 33% वेट कैरी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर हैं। अमेरिकन कंजम्पशन जो यूएस जीडीपी का 70% ड्राइव करती है, वो टॉप 10% अर्नर्स की स्पेंडिंग पर टिकी है, जिनका खर्चा डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस से लिंक्ड है। यूएस गवर्नमेंट के पास 2008 या 2020 जैसी रेस्क्यू कैपेसिटी अब नहीं रही। वो एम्यूनिशन मोस्टली स्पेंट है। डॉलर ऑलरेडी 9% वीकन हो चुका है इस साल। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्वाइटली डाइवर्सिफाई करने लगे हैं और एआई जैसी स्टोरी जो मैग्निफिसेंट 7 को जस्टिफाई कर रही है, इंक्रीजिंगली बोर्ड मनी से फंड हो रही है और फेड खुद इसे एक सिस्टमिक फाइनेंशियल रिस्क मानता है। इकोनॉमिक्स में एक पुराना जोक है दोस्तों, फोरकास्टर्स ने सक्सेसफुली पिछले 4 रिसेशन में 20 प्रिडिक्ट किए हैं। एग्जैक्टली कब ये क्रैक करेगा ये बताना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। फेड नहीं बता सका 2008 में, आईएमएफ नहीं बता सका, वर्ल्ड बैंक नहीं बता सका। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो कंडीशंस हिस्टोरिकली सीरियस इकोनॉमिक डाउनटर्न से पहले आई हैं, एलिवेटेड वैल्यूएशन, लो सेविंग्स, फ्रेजाइल कंज्यूमर बेस, गवर्नमेंट डेट कंस्ट्रेंट्स, एक्सटर्नल शॉक्स और फॉरेन कैपिटल का बाहर निकलना, ये सब एक साथ आज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तुम्हारा फंड मैनेजर ये जानता है, वो चूज कर रहा है तुम्हें ये नहीं बताने का। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं, सवाल ये है क्या तुम रेडी हो अगर आए। ये सोचो, और अगर तुमने नहीं सोचा तो अब वो हार्डर क्वेश्चन पूछो अपने लोगों से जो आपका पैसा मैनेज करता है। मैक्रो कैफे इसीलिए है कि जो तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बता सके वो हम आपको बताएं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि फाइनेंस में जो तुम्हें पता नहीं होता वो सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, जय हिंद।